अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, वापसी घर की तैयारी है और वीलॉग का टाइम है। तो आपको पता है कि वीलॉग तो फिर हर जगह पे बैठ के करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से गपशप हो जाए, वीलॉग हो जाए और एक एक्स्ट्रा हॉट कैपुचिनो कॉफ़ी जो है ना, वो अपनी मजबूरी है। जब आपको मौका मिले और आपको अच्छी कॉफ़ी की शॉप नज़र आए तो वो आपको ज़रूर पीनी चाहिए। ख़ैर चलें, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे करनी है, लेकिन गुजारिश जो हमेशा आपसे करते हैं कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपको फैज़ हमीद की एक और ऑडियो, तारीख़ की सबसे ख़तरनाक तरीन जो ऑडियो ना, उसके बारे में आपको बताना है। इसकी तफसील देंगे आपको। बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जिनको कब्ज़ है ना, क्योंकि कब्ज़ जो है वो ज़रूर खुल जाएगी और पता लगेगा कि फैज़ हमीद साहब जो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ खेल रहे थे। लेकिन इससे पहले दीगर ज़रा अहम ख़बरें हैं, उन पर तबसरा कर लेते हैं। इमरान खान को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने की तैयारियां जो है ना वो हो रही हैं और ज़ाहिर है उनका लीडर है जो बचा रहे हैं, उनका असासा है, और उनका एसेड कहा जा सकता है, ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। उनका एसेड है, वो अपने एसेड को बचाने के लिए, जिस तरह एजेंसियाँ अपने एसेड को बचाने के लिए हर हद तक जाती हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब को बचाने के लिए भी हर हद तक जाया जा रहा है। इस केस में सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने बरतानिया से आने वाले पाउंड मुल्की ख़जाना में जमा करवाने के बजाय वफाकी कबीना के अजलास में बंद लफाफे मंजूरी से लेकर 190 मिलियन पाउंड जो है वो प्रॉपर्टी आइकॉन को दे दिए थे। मलिक रियाज नाम है उनका। इस केस में इमरान खान को तरीही सज़ा सुनाई, मामला हतमी मराहल में है। इस माह में सुनाए जाने की जो सज़ा है इस माह में सुना जाने की उम्मीद है। अच्छा, बहुत सारे इसको ट्विस्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब पर सहाफ़ी हैं, जिनका नाम तो अब नहीं लिया जा सकता क्योंकि साथ में आप दोस्त कह रहे हैं, वो किसी ज़माने में इस जुर्म को दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो बताया करते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मलिक रियाज पैसे ने जो लैके गया भी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाने दें, हमें क्या उस पर इतराज़ है। लेकिन जिस तरह वो सारा कुछ हुआ है, वो एक जो ड्रामा है ना वो किसी न किसी जगह पे तो पहुँचना है। अब खान साहब ने ये जो मंजूरी दी थी बंद लिफाफों में, किसको खोलना नहीं है, इसमें क्या हम मंजूर कर रहे हैं, किसको कितने पैसे दे रहे हैं, वो हमने नहीं बताना। तो वो जो है राज जब खुले हैं और उसमें जो ओपन एंड शट केस है उसमें इमरान खान साहब जो है ना लंबे फंसने जा रहा है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम डायरेक्शन आ गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया है। अब अंदाज़ा करें कि ट्रायल कोर्ट अभी इस केस को लेकर चल रहा है, अभी फैसला महफूज भी नहीं हुआ और हाई कोर्ट डायरेक्ट डायरेक्शन देने पर आ गई है। और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पता है आपको, वहाँ पे 6 बब्बर शेर बैठे हुए हैं जिनके अपने मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे ही पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस में किया था, 8 साल तक केस को लटकाए रखा। हर मामले में वो अदालत से स्टे ले आया करते थे और वो जो स्टे है फिर आपको पता ही है कब तक चलता था, कि मतलब एक केस फॉरेन फंडिंग वाला 8 साल तक उस केस को किसी ने हाथ ही नहीं लगाने दिया। वो भी एक बहुत बड़ा तारीख का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है इमरान खान साहब का। भी आप दुनिया भर में पैसे भाई आप सऊदी अरब में पैसे इकट्ठे करते हैं, पहली बात है कि वहाँ पर पैसे इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं है, और दूसरी बात, अगर आपने पैसे इकट्ठे कर लिए तो वहाँ से आप फंडिंग लेके कैसे आ सकते हैं? एक ही तरीका कार है कि वहाँ से आप हवाला कराएंगे। ज़ाहिर है आप वहाँ पे ऐसा पैसा किसी बैंक के ज़रिए लेके आएंगे तो बताना पड़ेगा ये किसका पैसा है और क्यों लेके जा रहे हैं। और जहाँ पे फंड इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर ले कैसे जाएंगे? फ्रांस की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खान साहब के लिए वहाँ पे एक बड़ा ठीक ठाक से उनका पैसा इकट्ठा हुआ था और पैसा इकट्ठे करने वालों से खान साहब ने हाथ भी मिलाना गवारा नहीं किया था, और जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था उनके साथ बैठना गवारा नहीं किया था। कहा था कि मैं होटल से आऊँगा, 5 मिनट वहाँ पे खड़ा होऊंगा और निकल जाऊँगा, जो 4 लाख यूरो इकट्ठा किया वो मुझे दे दें। फिर वो एक हमारे दोस्तों की कहानी है, तो उस पर हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड है या जैसे भी, तो उस पर ज़्यादा हम लोग वो नहीं करते चर्चा, लेकिन ये वहाँ पर भी हो चुका है। तो ये चीज़ें खान साहब जो है ना हर जगह पे करते आए हैं। पैसे इकट्ठे हुए हैं, वो पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और ऊपर से जनाब ये वाला जो है वो कट्टा खुल गया। चलें, इमरान खान को आज फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र लाहक हुई है, इसकी चंद वजूहात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे ये वजह नहीं कि फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गुआ बन जाएगा। फैज़ हमीद जो हर तरफ खेल रहा था वो पक्का खिलाड़ी था, उसने मतलब छड़ दो गल्ला जिड्डा पक्का खिलाड़ी था। इसने जो डील की, जिसके साथ मिलकर गेम डाली, इसके सबूत महफूज रखे, स्क्रीनशॉट इसके पास मौजूद है। फैज़ हमीद अपनी गर्दन बचाने के लिए इमरान खान समेत किसी को भी रगड़ सकता है। इमरान खान को असल मसला इस बात पर हो रहा है कि लोग बुशरा बीबी और फैज़ के गठजोड़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं। असल तकलीफ़ जो इमरान खान को वो ये है, उसको फैज़ हमीद तो सवेरे टंग दो, खान को फ़र्क पैना है,
लेकिन जो फैज़ हमीद और बुशरा बीबी को आपस में जोड़ा है, ये इमरान खान का एक बहुत बड़ी टेंशन है। ये इमरान खान इससे बहुत चिढ़ा है। इमरान खान को यही फ़िक्र लाकर है कि बुशरा बीबी का हैंडल फैज़ पकड़ा गया तो अब बुशरा बीबी गर्दन बचाने के लिए बयान देगी, क्योंकि अब मामला सिविल नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है। और जहाँ बुशरा बीबी का अपने मुवक्किल जो है ना, वो मुवक्किल जो बुशरा बीबी का वो गिरफ्त में है। जी हाँ, इमरान खान डरता है कि बुशरा बीबी कहीं एक्सपोज ना हो जाए। फैज़ पकड़ा गया तो बुशरा बीबी मिलिट्री कोर्ट जाने से बचेगी और मुंह खोल सकती है। बहरहाल अगर बुशरा बीबी बोली तो इमरान खान कहीं कि नहीं रखेगा, और देखना यह है कि बुशरा बीबी बोलती है, नहीं बोलती है तो कब बोलती है। डेफिनेटली असल में पता क्या होता है कि जो हर जगह से लोग फैज़ हासिल कर रहे होते हैं ना, तो फिर उनका डर जो होता है वो अपनी जगह पे होता है। जब आप ओपन हो, जब आपको कोई डर ना, खौफ ना हो, ख़तरा ना हो, आपने कहीं से खाया ना हो, आप किसी के वो उल्टे सीधे काम हुए ना हो या आपने किए ना हो, तो वहाँ पे किसी किस्म का आपको कोई मसला भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये पूरा सिस्टम ही नंगा है और एक दूसरे का नंगा है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी जानता हूँ जिनको ज़ाहिर है मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे जानी, यहाँ पे जो दोस्त होते थे ना फैज़ हमीद के, चले दुश्मन तो समझ आते हैं, उनके सबूत रखे जाते हैं। जो दोस्त होते थे ना फैज़ हमीद के, जिनका वो दोस्त होता था, उनके भी सबूत रखता था। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं जानता हूँ, कुछ ऐसे लोगों के सबूत जानता हूँ जो उसने रखे हुए थे, जिनको वो इस्तेमाल करता रहा था। वो इसलिए इतना ताकतवर था, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई क्यों कार्रवाई नहीं करता था। जब उसको कहा भी जाता था कि ये कहाँ पर क्या कर रहा है, किस लेवल की हरकत कर रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई उंगली नहीं उठाता था। उसको उसकी पोस्ट से कोई फ़ारिग नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? तो ये वाली भी राज हैं, कभी खुलेंगे। फ़िलहाल हमारे दिल में हैं, हमारे सीने में हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इजाज़त लेके ये बताएंगे कि फैज़ हमीद को हटाने या ना हटाने, या फैज़ हमीद को इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह क्या थी। क्या वो किसी के लिए काम कर रहा था या किसी से बढ़कर काम कर रहा था? क्या वो अपने बॉस से भी बड़ा था? ये भी बताएंगे आपको कभी इंशाल्लाह। एक और अहम मामला पकड़ा गया और मामला इलेक्शन मैनेजमेंट का है। जी, फैज़ हमीद ने 2024 के इलेक्शन भी मैनेज करके पीटीआई को 17 से 20 नशिस्तें जितवाई हैं। ये भी खबर है, एक बहुत बड़ी धमाका खार खबर है। ये खबर तो आप सुन चुके होंगे कि फैज़ ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कई बार उन पर दबाव डाला। अब खबर ये आ रही है कि जो मतवाज़ी सिस्टम फैज़ हमीद ने बनाया था, इस सिस्टम ने पीटीआई के साथ मिलकर काम किया था और इसी सिस्टम ने उन्हें 20 के करीब नशिस्तें दिलवाई थी। जो मवाद फैज़ नेटवर्क से पकड़ा जा रहा है, इसमें ऐसे इंकशाफ हैं कि पीटीआई और फैज़ नेटवर्क एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो कि मतवाज़ी सिस्टम चल रहा था, जो इतना तगड़ा सिस्टम था कि चौधरी परवेज़ लाई की किसी जगह पे बात भी हो चुकी थी, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो उस तरफ जा भी रहे थे, तो अचानक उनका झुकाव दूसरी तरफ हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी या छोटा मसला नहीं था। ये बहुत बड़ी बात थी जो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा कि फैज़ हमीद ने ये नशिस्तें 20 से 25 कैसे जिताई और 20 से 25 नशिस्तें नून लीग की कैसे कम हुई। हम लोग जो इस बात पे अटके हुए थे कि नून लीग की कम अज़ कम 115 से 20 सीटें होंगी, वो कैसे कम हुई, इससे भी राज खुलेगा। ये आरटीएस से भी बड़ा ड्रामा हुआ है, लेकिन साथ में पीटीआई वालों को ये भी कहा गया कि उन्होंने शोर इतना करना है कि लगे कि ये काम ज़्यादती उनके साथ हुई। आखिरी खबर फैज़ हमीद की एक और ऑडियो कॉल से मुतल्लक है। इसका किस्सा आपको सुनाता हूँ। फैज़ हमीद से मुतल्लक ये तो आप सबको पता है कि आखिरी वक्त तक आर्मी चीफ़ बनने की कोशिश करता रहा, हर किसी के मिन्नत तरले करता रहा, डबल गेम की ऑफ़र्स करता रहा। बहुत बड़ी शख्सियत जिनके हाथ में आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला था, हतमी हुक्म उन्हीं का चलना था। ज़राए बताते हैं कि फैज़ हमीद ने इस शख्सियत को एक ऑडियो मैसेज भेजा, फिर फ़ोन किया। दोनों सूरतों में वो ऑडियो की शक्ल में पैगाम और गुफ्तगू जो है वो महफूज हैं। इस गुफ्तगू में फैज़ हमीद ऑफ़र कर रहा है आर्मी चीफ़ बना दें, इमरान खान को फ़िक्स कर दूंगा, पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। और एक वक्त ज़रूर आएगा कि वो ऑडियो कॉल सामने आनी है, आज नहीं तो कल आएगी। जब वो ऑडियो कॉल मंजर पर आएगी तो तब आप देखेंगे कि अलग किस्म का ही तूफ़ान बरपा होगा। अब सार आलम साहब का आपने ऑडियो कॉल देखा, आवाज़ आप पहचानते हैं, और फिर जब ये ऑडियो आएगी जिसमें ये मैसेज हैं कि वो किसी को क्या कह रहे हैं और किसी को क्या यकीन दिला रहे हैं और अपनी माजी की गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, और जब माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही, और यकीन दिलाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, कॉल की जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं, अपने बच्चों की कस्में खाई जा रही हैं, उनके सरों पे हाथ रख के खाए जा रहे हैं। कुछ मैसेज भी ऐसे किए जा रहे हैं जिसमें कुछ अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करके कुछ सबूत भी देने की कोशिश, बहुत सारी चीज़ें हैं उस ऑडियो में आएंगी। लेकिन उस ऑडियो का जवाब जो है वो एक दो लफ्ज़ों का जवाब था, छड्डो कोई होर गल करो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आने वाले
दिनों में एक दो धमाकेदार किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ लेके आ रहे हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।